डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो मुश्तरका इजलास है, इससे क्या मजीद सियासी इस्तेहकाम अभी बढ़ेगा? नहीं, अभी तो देखते हैं कि किस तरह से बात आगे बढ़ती है और किस तरह से इत्तेहाद होता है और उसमें हतमी ऐलान क्या होता है, तहरीक चलती है, जमात इस्लामी का क्या नुक्ता नज़र होता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये महंगाई और बजट ये बहुत ज़्यादा इस वक्त एक मसाइल लेकर आ रहा है अवाम के लिए। जी। लॉन्ग टर्म मनसूबे तो जाहिर है उनका फिर ऐलान होता रहता है, कई साल लगते हैं, लेकिन फौरी तौर पर अवाम के लिए मसाइल हैं। अच्छा, इसमें दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी अहम 24 घंटों के अंदर देखें। दो मुल्क ऐसे हैं जो कि जिनमें इंतखाबात अचानक होने जा रहे हैं और ये अगले आप समझें कि कोई महीना सवा महीने में दो मुल्कों के अंदर। एक तो ईरान में हम जानते हैं कि वहाँ पे अभी कुछ देर पहले वहाँ पे तदफीन हुई सदर इब्राहिम रईसी की मशहद में, और बहुत बड़ी तादाद में लाखों का मजमा था वहाँ होने जा रहे हैं 28 तारीख को इलेक्शंस। और फिर जो है वो जो बरतानिया के वजीर आज़म है ऋषि सुनाक, उन्होंने असेंबली डिज़ोल्व कर दी है और उन्होंने असेंबली डिज़ोल्व कर दी है और ये जनवरी 2000 यानी अगले साल की जो 2025 तक जनवरी तक वो इसको खींच सकते थे, लेकिन उन्होंने असेंबली डिज़ोल्व कर दी। यानी असेंबली इस तरह डिज़ोल्व उन्होंने की कि उन्होंने शाहचाल से कहा कि आप असेंबली डिज़ोल्व कर दें, तो असेंबली 30 तारीख तक वो डिज़ोल्व 30 तारीख तक डिज़ोल्व करने के वो पाबंद हैं, 30 मई तक। और साथ ही जो है वो कंपेनिंग शुरू हो गई वहाँ पे। अब जो टोरीज हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी के ये रहनुमा हैं और 2 साल से कम इनको अर्सा हुआ है आए हुए। और ये जो इलेक्शन है ये 4 जुलाई को होगा, यानी 28 जून को ईरान में इलेक्शन है और फिर 4 जुलाई को बरतानिया में इलेक्शन है। और ये 2019 का इलेक्शन नहीं है, 5 साल के बाद वहाँ इलेक्शन होता है। लेकिन ये जो इलेक्शन है इसमें हमने देखा कि पिछले इलेक्शन के बाद पहले तो बोरिस जॉनसन वो जो कोविड के दौरान पार्टी के एलिगेशन लगे, फिर उसके बाद लिस्ट्रस आई, वो भी कुछ 45 दिन चल सकें, फिर उसके बाद ये आ गए, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ नहीं आ सकी। लेकिन इससे पहले भी टोरीज की गवर्नमेंट थी और ये 14 साल के बाद जो है वहाँ पे जो अब पोल्स हमें नजर आ रहे हैं। आज मैं देख रहा था स्काई का पोल, अगर मैं देखूं तो वहां पर भी जो मद्दे मुकाबिल हैं, जो इनके विलियम जो केयर स्टेमर है, तो वो तकरीबन हर जगह पर पोल्स में आगे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऋषि सुनाक से वो आगे नजर आ रहे हैं। और ये स्काई का जो पोल है वो भी, और बीबीसी का पोल, बाकी जितने पोल्स हैं उनमें तो इनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो आगे हमें नजर आ रहे हैं। उसमें ये पूछा गया था कि जी आप बताएं कि बेस्ट प्लान किसके पास है क्या, तो वो केयर स्टेमर जो हैं वो आगे हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें लेकिन अब यहाँ पर है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये 5 साल बरतानिया के लिए, और बरतानिया का जो रोल दुनिया में है, ये 2019 का इलेक्शन नहीं है, ये 5 साल बहुत अहम होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ईरान की अगली क़यादत, बहुत अहम वाक़यात हो रहे हैं दुनिया में जिसमें ईरान की अगली क़यादत सामने आएगी और जिसमें बरतानिया की अगली क़यादत सामने आएगी। और दो खबरें ऐसी हैं जो बहुत ही कशीदगी में इजाफा, और या आप समझें कि शायद कुछ कम। एक तो यह है कि जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सोलिवन, उन्होंने मजम्मत की है यूरोप के ममालिक की कि जो मुज़ाकरात के बगैर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो आयरलैंड और स्पेन और बाकी जो मुल्क हैं, और उसमें फ्रांस ने भी कोई इशारा किया हुआ है आगे आने का, और उन्होंने कहा ये जो है ये मामलात इस तरह से नहीं होते, और उन्होंने तनकीद की है नॉर्वे पे भी। और उन्होंने कहा है कि अच्छा, यहाँ पर अब ग्रेजुअली ये जो मैंने कल भी बात की थी ना कि ये सारा का सारा ठेका जो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला था ये अमेरिका के पास था, तभी तो अमेरिका कभी ऑस्लो रिकॉर्ड हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। अब ये दुनिया तकसीम हो रही है, दुनिया कई पोल्स में जा रही है, तो ये मामला उसी तरह से हाथ से निकल रहा है। और इसमें जो है वो यहाँ पर अब यह है कि अच्छा, वहाँ पर यूरोप के अंदर भी इंतहा पसंद जो है वो जीत रहे हैं, राइट विंगर सामने आ रहे हैं, एक वहाँ पे बेचैनी है जैसे पाकिस्तान के अंदर। और मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में आज मैं ये देख रहा था कि आज बलूचिस्तान में तकारीब हुई हैं मुख्तलिफ, और वहाँ पे 1 साल पहले जो ये गुलजार इमाम शंबे
ये गुलजार इमाम शंबे जो हैं ये अलहदगी पसंद मुख्तलिफ तंजीमों का मर्जर हुआ था, फिर इन्होंने अपनी कोई तंजीम बना ली थी, फिर लाहौर में अटैक्स और बाकी जगहों पे अटैक्स हो रहे थे, लेकिन लास्ट 1 साल पहले फिर इन्होंने सरेंडर कर दिया था, रियासत के सामने हथियार फेंक के ये सरेंडर करके और कौमी धारे में शरीक हो गए थे। तो बलूचिस्तान में आज मुख्तलिफ तकारीब वगैरह या इस्लामाबाद में भी हुई और बाकी जगहों पर भी हुई। तो इशू ये है कि जब आप रियासत के साथ चलना चाहते हैं तो रास्ता रियासत दे देती है। जैसे कि ये एक मिसाल है कि भाई मुज़ाकरात की तरफ ये गए तो वो मुज़ाकरात कौमी धारे में शामिल हो गए, और रियासत का दिल ज़रा बड़ा भी होना चाहिए, बाकी मामलात में भी बड़ा होना चाहिए रियासत का दिल, जैसे यहाँ पे हुआ है तो वैसे भी बड़ा होना चाहिए कि मुज़ाकरात की तरफ सियासी जमातें बढ़ें और बाकी जो तलखी है वो भी कम हो उसी तरह। लेकिन ये एक मिसाल है जो मैंने आपको बताया, गुलजार इमाम शंबे एक मिसाल है कि इन्होंने हथियार फेंके कौमी धारे में आ गए, तो ये एक बड़ी कामयाबी। और उसके बाद जो है वो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट बेचैनी ये पूरी दुनिया में बढ़ रही है। उस वक्त क्या है कि जी आप अपने मुल्क को स्टेबल रखें, जो कि आप इस वक्त नहीं रख पा रहे, और आने वाले दिनों में जब बजट आएगा और बाकी मामला तो उसके बाद ही और फिर मीडिया पे पाबंदियां और जो भी कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अच्छा, अदालत के फैसले और फिर मतलब एक तल्ख, बहुत तल्ख माहौल है मुल्क में। इसमें अब 2 इलेक्शंस तो ये हो गए, तीसरा जो मामला है वो जैक सलिवन की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हम मजम्मत करते हैं और ये यूनिलेटरल इसराइल जो है सॉरी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया जाए, बल्कि मुज़ाकरात के जरिए जो तरीका है वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिका एक आइसोलेशन में इसराइल को उन्होंने ये तस्वुर गहरा हो रहा है कि अमेरिका तो जा ही रहा है आइसोलेशन में, साथ ही इसराइल बहुत ही चला गया आइसोलेशन में, तो ऐसा ना हो कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अब जनाब ये हुआ कि कल इन्होंने आंखें दिखाई मिस्र को और इजिप्ट को। हमने कल बात भी की थी कि CNN में एक रिपोर्ट शाये हुई और उसके बाद जो है वो वहाँ पे उसके बाद ये हुआ कि इजिप्ट की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया। आज इजिप्ट की जो उनके जो यानी आप समझ लें कि फौज का एक इजलास भी हुआ है, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का एक इजलास हुआ, उसमें काफ़ी उनके जो कमांडर्स वगैरह शरीक हुए, और उसमें उनका जो एलामिया है वो उसमें यह है कि हर सूरत में हम मिस्र की जो जोग्राफियाई सरहदें हैं और जो नज़रियाती सरहदें उनका दिफा करेंगे, और किसी सूरत हम मिस्र की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना झुकेंगे, और कोई मुआहदा जो है माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का, वो मिस्र की सिक्योरिटी से बढ़ के नहीं है। अब जनाब ये हटो बचो शुरू हो गया रात को कल से कि भाई मिस्र ने तो, और ये बहुत कम है सब जो मैंने बात की कि अमेरिका ने मिस्र के ऊपर आज तक काफ़ी सालों से कोई तनकीद नहीं की इस तरह जिस तरह अब की थी। लेकिन मिस्र भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है कि भाई 1 मिनट ठहर जाए, ये हमारी पहले ही मिस्र बहुत भुगत रहा है, ये जो हुआ है ना सारा, ये जो गजा में और ये सारा मिस्र भुगत इसमें रहा है कि वो ट्रक रुके हुए हैं, कभी वो खुलवाते हैं, कभी एड अंदर जाती है, फिर रोक देते हैं वो नेतन्याहू, फिर उधर से एक वहाँ पे एक क्राइसिस है, और फिर स्विस कैनाल का क्राइसिस, बाकी सारे। तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं जनरल सीसी, वो जहाँ तक वो यानी पूरी कोशिश थी उनकी कि वो इस मुज़ाकरात को आगे लेके जाने, लेकिन ये इन्होंने फिर रात कल जो है वो एक खबर छापी और उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम भी दे दिया। अब उसके बाद हटो बचो शुरू हो गया। मिस्र ने तो कहा हम तो पीछे नहीं हटेंगे, अपना मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ है। उसके बाद जनाब रात को जनाब ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से गालिबन मैसेज आया, ठीक है, और मैसेज ये आया कि भाई नेतन्याहू साहब वापस आ जाएं, दोबारा मुज़ाकरात। और इसी दौरान जो है वो हमास की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने कोई तस्वीर रिलीज़ की। हमास वाले कह रहे हैं ये तस्वीर जो है ये गलत हैं, हमने तो ये इस तरह से नहीं रखा हुआ ये गमालियों को। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि दोबारा इसराइल की टीम फिर पहुंच गई कायरा, और हटो बचो कहते कहते वो फिर पहुंच गए कायरा। और मिस्र ने भी फौरी, उनको भी पता था कि कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते, उन्होंने भी हंगामी तौर पे मैसेज कन्वे किया कि जी इसराइल की टीम आ रही है, अमेरिका बहादुर भी पहुंच रहे हैं वहां पे नुमाइंदे, कतर को भी बता दिया, बाकी लोगों को बता दिया, और मुज़ाकरात आज किसी वक्त शुरू हो गए हैं, ये शुरू होने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल के पास ऑप्शन नहीं बचा। और कौन सा ऑप्शन सबसे, एक तो ये ऑप्शन है ना कि पूरी दोबारा जंग छेड़ दें पूरे गजा में, तो जीरो, उसका तो नील हो गया। दूसरा यह है कि कल जुमे के रोज ICJ का फैसला आने वाला है। ICC के तो वारंट निकल चुके हैं ना, जिसके बाद जर्मन कह रहे हैं हम अरेस्ट करेंगे, फ्रांस कह रहे हैं हम अरेस्ट, आइए कि सारे मुल्क अपने अपने वो डाल रहे हैं कि यहां निकलना रहते हैं, हम यहां से पकड़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे, हमारी फजाई हदूद से जहाज गुजरा तो हम उतार लें, मतलब एक रौला पड़ा हुआ है।
अब मसला यह है कि ये इसमें कल आईसीजे ने जो दरख्वास्त की थी कि आईसीजे अक़वाम मुत्तहिदा के जो अंडर अदारा है और जिसके तमाम मुल्क पाबंद हैं, वो गए थे कि कत्ल आम रुकवाएं। पहले तो बदकिस्मती वो गए कि इसको रुकवाएं, तो वहां पे आईसीजे वालों ने कहा कि नहीं जी इमदाद खोल दी जाए, लेकिन सीज फायर का नहीं कहा। अब वो इस सीज फायर के लिए हंगामी तौर पर गए हैं पिछले महीने, और उसका फैसला कल आना है। और गालिब इम्कान आते हैं कि वो इतनी गालियां पड़ी हैं आईसीजे वालों को कि तुम्हारी वजह से हजारों लोग और शहीद हो गए, तुमने सीज फायर का तुम हुक्म देते तो पाबंद होते अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया पाबंद होती कि उस पर अमल दरामद करवाए। तो वो प्रेशर में हो सकता है वो फैसला दे दें कल सीज फायर को, तो ये हटो बचो के रात को पहुंच गया। अब ऑप्शन क्या है इसराइल के पास? एक तो ये पूरा दोबारा गजा पे ऑपरेशन करें, उसके तो कोई इम्कान नहीं। रफा में घुसते हैं तो इजिप्ट तैयार है, बिल्कुल इजिप्ट की तरफ से ये बात। तीसरा ये कि जनाब एक अमेरिका का प्लान लेकर आगे जो अमेरिका की तरफ से हुआ है। एक कमाल की बात है कि इसराइल जो नेतन्याहू को या उनकी जो जंगी काबीना है जिसमें गांज भी हैं और गैलेंट भी हैं, सबसे ज्यादा जो काबिल कबूल और उनको अच्छा मुआहदा लग रहा है वो लग रहा है जो हमास ने पेश किया है। वो हमास वाला सबसे अच्छा लगा। आखिर में जाके जो टान टूटी है उनकी पूरे जो इतने अरसे के बाद, ये नहीं इसको फेंको ये नहीं, आखिर में उन्होंने वही उठाया जो हमास ने। क्योंकि देखें ये नेतन्याहू और इसराइल को अच्छी तरह पता है कि उनके पड़ोस में ना आके अमेरिका ने रहना है, ना रशिया ने रहना है, ना किसी और अरब मुल्क ने रहना है, ना चाइना ने रहना है। उनके साथ आके रहना है फलस्तीनियों ने, और आगे जो कुछ होगा वो फैसला वो बेहतर है कि वो। तो उन्होंने आखिर में ये कहा है कि भाई वो जो मामला था ना वो हम डायरेक्ट फलस्तीनियों से बात करते हैं। हमास वाले हमास को ये मैसेज पहुंचाएं कि हम उनका मुआहदा ही ले रहे हैं, हम अमेरिका वाला नहीं, मतलब ये ठीक है, हटो बचो हटो बचो। अब जनाब ये सूरत हाल बन गई। अब ये सीज फायर होता है, मुआहदा होता है, क्या होता है? खबर बस ये है कि काहिरा में अच्छा, साथ ही जो है उन्होंने ये भी वजाहत फरमाई कि मिस्र तो सबसे अच्छा रोल अदा करता रहा है। अच्छा, कल क्या वो जो इल्जाम लगा था CNN, उन्होंने कहा मिस्र तो सबसे अच्छा रोल अदा करता रहा, कतर भी अच्छा करता रहा। ये कुछ हमारे पता नहीं मीडिया में इस तरह की फेक न्यूज आ जाती है हमारे मीडिया में भी, तो यहां पर भी ऐसा बिल लाया जाए हुकूमत पंजाब की तरह का, ताकि फेक न्यूज ना आया करें। तो वो जो है उन्होंने अब वो मुज़ाकरा शुरू हो गए। एक बात। फिर जो दूसरा अहम मसला है, बहुत अहम मामला अचानक, वो ये हुआ है कि ताइवान के नए सदर जो हैं उन्होंने 3 रोज पहले जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाया। ताइवान विलियम लाई, ये विलियम लाई जो है इन्होंने हलफ उठाया है, और इनके हलफ उठाने के हलफ की इन्होंने तकरीर की, बड़ी जज्बाती तकरीर, आवाम से खिताब किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि हम तो चाइना के छक्के छुड़ा देंगे और ये कर देंगे, और चाइना ताइवान की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, आइंदा हमारी तरफ कोई बड़ा तो ये करे। वो खूब इन्होंने तकरीर की, अमेरिका में खूब तालियां वालियां बजी दुनिया में। उसके बाद जनाब आज चाइना ने इनको घेर लिया। मैं प्रॉपर वर्ड यूज कर रहा हूं कि इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेज हो रही हैं ताइवान को चारों तरफ से। अगर आप ताइवान का ये सिर्फ मैप देखें तो ये इसको कंपेयर करें जो 2022 में नैन्सी पेलोसी गई थी वहां ताइवान में, तो उस वक्त उन्होंने ताइवान को कंटेन कर लिया था। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये उन एक्सरसाइजेज से कहीं ज्यादा हैं। देखें इसमें ये आपको नजर आ रही है बीच में मिडिल लाइन, ये मैं बहुत दफा बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 2022 से आप इसे कंपेयर करें तो 2022 में इन्होंने ये जो किनमन आइलैंड्स थे या वुकाई आइलैंड्स थे, या जो ऊपर ये जो इनके मैत्सू आइलैंड्स हैं, यहां पर इन्होंने एक्सरसाइजेज नहीं की थी। आज जो इन्होंने अब जो चाइना ने एक्सरसाइजेज की हैं वो आप समझें कि एक तरह से ब्लॉकेड हो गया है, ताइवान का कंप्लीट ब्लॉकेड है आज भी और कल। अच्छा, ताइवान ने अपनी वो नेवी वगैरह को सबको एक्टिव किया, लेकिन ये ताइवान का पूरा ब्लॉकेड करके, और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो लफ्ज यहां पे मैं बिल्कुल उसी तरह से चाहूंगा कि वो अदा हो, क्योंकि वो मीडिया जो है वो दुनिया भर का मीडिया उसको उसी तरह से लफ्ज को अदा कर रहा है। 13 स्लाइड BBC, चाइना होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान एज स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दे रहे हैं कि आपने जो कल वहां पे लूज टॉक की है ये उसकी पनिशमेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स 15 स्लाइड, चाइना लॉन्चिंग मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान एज पनिशमेंट। तो मतलब इसको सजा के तौर पे ये लफ्ज पूरी दुनिया का मीडिया इस्तेमाल कर रहा है कि उन्होंने जो तकरीर की थी तो सजा के तौर पे जो है, पनिशमेंट के तौर पे चाइना ने चारों तरफ से कंटेन किए ताइवान को और ब्लॉकेड है।
अब मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त चाइना वहां पर, और ये विलियम ब्लाय नए नए आए हैं वहां पर और मेजॉरिटी भी नहीं है उनकी हुकूमत की, वो ये अब इस वक्त अमेरिका को बुलाएं, किसको बुलाएं, उधर यूक्रेन फंसा हुआ है, उधर ये मशरिक वस्ता के अंदर हालात अजीब से हो रहे हैं। अब मुझे बताएं कि इस वक्त अगर वहाँ पे ताइवान पे कोई मामला हो जाता है तो क्या अमेरिका या दुनिया ताइवान को बचाने जाएगी?